हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 5th का एनसीईआरटी आधारित कंप्लीट ईवीएस। क्लास 5th में टोटल 22 लेसन है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। दो क्लासेस हम लोगों ने क्लास 3rd और क्लास 4th को दो वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th जो सीटेट और केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में 15 नंबर के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें ये तीनों ही क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दो क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आज क्लास 5th को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 3 क्लासेस में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमने पॉइंट करके लिखा हुआ, तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है चींटी। चींटी की विशेषता क्या? पहला ही लेसन है चींटी। चींटी को कैसे पहचाने, इस तरह से लेसन दिया हुआ है क्लास 5th में। तो हम लोग देखते हैं कि इस लेसन से जितने इंपॉर्टेंट बिंदु थे उसको हमने निकाला हुआ है। तो देखते हैं कि चींटियाँ सबसे पहले जानते हैं कि चींटियाँ एक सीधी लाइन में क्यों चलती है, एक झुंड में क्यों चलती है। अक्सर गांव में देखा जाता है कि चींटियाँ या चींटे या ऐसा जब चलते हैं तो लोग कहते हैं कि चींटियों की बारात जा रही है। तो क्या कभी सोचा है कि चींटियाँ ऐसे एक लाइन से ही क्यों चलती हैं, एक लाइन में क्यों चलती हैं? हम बताते हैं आप लोगों को। क्योंकि चींटियाँ जो होती है वो चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है, और वो पदार्थ क्या होता है उसको कहते हैं फेरोमोन रसायन कहते हैं। वो फेरोमोन रसायन होता है जिसको सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। प्रत्येक चींटी छोड़ती जाती है अपने पीछे, और उसकी गंध से जो पीछे आने वाली चींटियां होती हैं वो एक के पीछे एक ऐसे चलती रहती हैं। तो इस तरह से उनकी एक लाइन बन जाती है। तो क्यों चलती है? क्योंकि वो फेरोमोन रसायन छोड़ती है जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो रानी जो चींटियां होती है वो दूसरी चींटी को अपनी रानी चींटी मान लेंगी। इस तरह से वो जो है रानी चींटी जो होती है वो फेरोमोन रसायन छोड़ती है और उसी के पीछे सारी चींटियां चलती रहती हैं। फिर अगला पॉइंट है कि मच्छर हमको कैसे पहचान लेते हैं, मच्छर कैसे जान जाते हैं कि यहाँ पर मनुष्य है या जानवर है। वो किस तरह से हमें काटते हैं, क्यों काटते हैं, वो पहचानते कैसे हैं? क्योंकि मच्छर जो होते हैं उनको हमारे शरीर की गंध से पता चल जाता है कि यहाँ पर मानव है। शरीर की गंध, खास करके पैर के तलवे की गंध से मच्छर जान जाते हैं कि यहाँ पर मनुष्य है। या हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर हमको किस तरह से ढूंढते हैं? हमारे शरीर की गर्मी और पैरों के तलवे की गंध से मच्छर हमको पहचान जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि कुत्ता की क्या विशेषता होती है? कुत्ते जो होते हैं इनकी सड़कों पर अपनी अपनी जगह बटी होती है, इनका भी अपना एक एरिया होता है। जो दूसरा कुत्ता अगर किसी कुत्ते के एरिया में चला जाता है तो वो कुत्ता जान जाता है कि उसके जो है मल मूत्र की गंध से जान जाता है कुत्ता कि उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया हुआ था। इसलिए इस तरह से कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी होती है। और दूसरा कुत्ता किसी दूसरे एरिया में चला जाता है तो लड़ाई करने लगते हैं, कुत्ते भौंकने स्टार्ट कर देते हैं। फिर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? वह भी अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम की कीड़े की यह विशेषता होती है कि वह अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि पक्षियों की क्या क्या विशेषताएं होती है? इससे सीटेट के एग्जामों में बहुत ही क्वेश्चन आता है पक्षियों से। तो इसकी विशेषताएं तो क्या होती हैं ये देखते हैं हम लोग। पक्षियों की आंखें जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। हम लोगों की आंखें सामने होती हैं, लेकिन उसकी आंखें, पक्षियों की आंखें जो होती हैं उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं। यहाँ देखिए दिख रहा होगा। और पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। हम अगर देखते हैं किसी वस्तु को तो दोनों आंखें हमारी एक ही वस्तु को देखेंगी, क्योंकि हमारी आंखें सामने होती है, लेकिन पक्षियों की आंखें एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देखती हैं। जब पक्षी एक बिल्कुल सामने देख रहा होता है तो उसकी जो दोनों आंखें होती हैं वह एक ही चीज पर होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पक्षी जो अपनी गर्दन को लगातार हिलाते क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए उन्हें देखने के लिए, इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को वो हिलाते रहते हैं जिससे उन्हें आसपास की चीजों को देख सकें।
लगातार उनकी कंटिन्यू गर्दन हिलती रहती है, लेकिन हम लोगों की आंखों की पुतलियां घूमती है, इसलिए हम लोग गर्दन को नहीं घुमाते, अपने आसपास जो थोड़ा अगल बगल है उसको हम लोग पुतलियों को घुमा करके देख सकते हैं, बट पक्षी नहीं देख सकता है। इसीलिए इसीलिए वो अपनी गर्दन को लगातार घुमाता रहता है, हिलाता रहता है। फिर क्या विशेषता होती है कि जब पक्षी अपनी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें वस्तु की दूरी का एहसास होता है। क्या विशेषता है ये कि जब पक्षी एक अपनी दोनों आंखें जो होती है वो एक ही वस्तु पर केंद्रित करता है, तब उसे पता चलता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। और जब पक्षी की आंखें दो अलग अलग चीजों पर केंद्रित होती हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, उनके देखने की जो परिधि होती है वो बढ़ जाती है। इस तरह से पक्षियां जो होती है एक ही बार में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार में एक ही को देख सकते हैं, एक ही वस्तु को देख सकते हैं। और विशेषता है चील, बाज और गिद्ध की। इससे सीटेट में क्वेश्चन आता है, चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं यह हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। कौन कौन से वो 3 पक्षी होते हैं? चील होता है, बाज और गिद्ध, ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। फिर है अगली विशेषता क्या है? जानवरों को विशेषतः रंग नहीं पहचान पाते, जानवरों को रंग नहीं दिखाई देता है। कहा जाता है कि आम तौर पर जो जानवर दिन में जागते हैं वो तो कुछ रंग देख भी पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज को केवल सफेद और काला ही देख पाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता क्योंकि वो रात्रि में जगता है, इसलिए उसे हर चीज सफेद और काली ही दिखाई देती है। और सांप के कान नहीं होते फिर भी सांप कैसे जान जाता है कि कोई आ रहा है? क्योंकि सांप के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वो जमीन के वाइब्रेशन से, कंपन से वो जान जाता है कि कोई खतरा आ रहा है और वो हट जाता है। वो जमीन पर होने वाली वाइब्रेशन से जब कोई चलता है तो उससे जो वाइब्रेशन होती है, या कोई जानवर चलता है तो उसकी वाइब्रेशन से वो समझ जाता है कि कुछ है और वो हट जाता है रास्ते से। फिर अगली विशेषता क्या है कि जानवरों को जो है मुसीबत या जो है संकट का किस तरह से पता चलता है? जानवरों की भी अपनी एक विशेष आवाज़ होती है, पक्षियों की भी होती है। जिस तरह से जंगलों में बंदरों को पता चल जाता है कि शेर या चीता आ रहा है और वो भाग जाते हैं। वो पेड़ की ऊँची डाली पर ही कोई भी बंदर बैठा और वो अगर देख जाता है कि शेर या चीता आ रहा है, तो एक विशेष किस्म की आवाज़ करने लगता है, जिससे अन्य जानवरों को, उसके अन्य साथियों को पता चल जाता है कि मुसीबत आ रही है और वो वहाँ से हट जाते हैं। ये विशेषता होती है लंगूर की। और उसी तरह से पक्षियों की भी अपनी विशेषता होती है कि शिकारी जब आता है तो उसे भी पता चल जाता है, वो एक अलग किस्म की आवाज़ करने लगती हैं, उनकी आवाज़ अलग किस्म की हो जाती है, जिससे साथियों को पता चल जाता है और वो उड़ जाती हैं, शिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाता है। और तो और उनकी ये विशेषता होती है कि वो अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। फिर मछलियों की भी विशेषता होती है, मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए कैसे बताती हैं अपने साथियों को? वो बिजली की तरंगों के द्वारा जानकारी पहुँचाती हैं अपने साथियों तक। बंदर जो है एक विशेष किस्म की आवाज़ निकालते हैं। चिड़िया अलग-अलग किस्म की अलग-अलग खतरों के लिए आवाज़ें निकालती, मछलियाँ बिजली की तरंगों के द्वारा पहुँचाती हैं अपने साथियों तक संदेश। फिर होता है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की सुनने की शक्ति मानव से बहुत अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ें वो सुन सकता है। इसीलिए जब भूकंप या कोई अन्य तूफान या जो है आपदा आने वाली होती है तो कुत्ते को पता चल जाता है। इस तरह से और भी जानवर होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आपदा आने वाली होती है और वो उसकी कुछ समय पहले से ही अजीब-सी हरकतें करने लगते हैं। कुत्ते इधर से उधर भागने लगते हैं, अजीब-सी हरकतें करने लगते हैं, जिससे लोग जान जाते हैं कि कुछ आपदा आने वाली है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि 2004 में दिसंबर में भूकंप जो है सुनामी के आने से, वहाँ जो अंडमान में रहने वाली जनजातियाँ थी, वहाँ सुनामी आने वाली थी और उसके कुछ समय पहले ही जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों से जो जनजातियाँ थी, वो समझ गईं कि आपदा आने वाली है और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और वो लोग बच गए सुनामी से। तो ये होता है कि जानवर पहले से ही जान जाते हैं कि आपदाएँ आने वाली हैं। फिर डॉल्फ़िन डॉल्फ़िन की भी अपनी आवाज़ होती है। डॉल्फ़िन भी अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, एक-दूसरे से बातें करती हैं। और तो और वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सारे जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, इसी तरह से जानवरों की भी अपनी पूरी भाषा है, जिससे वो आपस में बातें करते हैं।
केवल मानव की ही नहीं होती, जानवर भी आपस में बातचीत करते जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और बहुत से जानवर खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे अब ठंड का मौसम आ गया तो देखिए छिपकली बहुत ही कम दिखाई देगी, मक्खियाँ बहुत कम दिखाई देती, ठंडियों के मौसम में मच्छर भी बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक खास मौसम में एक लंबी गहरी नींद पर चले जाते हैं। ये विशेषता हो गई। फिर स्लॉथ, स्लॉथ जानवर क्या होता है, ये इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये है स्लॉथ, जो भालू की तरह ही दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। बहुत आलसी किस्म का ये जानवर होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे सोता है, 17 घंटे। और सोता कैसे, वो भी पेड़ की डाल से उल्टा लटक करके सोता है। इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से सोता है ये। और स्लॉथ जो होते हैं ये सप्ताह में केवल एक बार पेड़ के नीचे उतरते हैं शौच करने के लिए, एक ही बार, केवल सप्ताह में कितनी बार, एक बार उतरते हैं। और स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके अपने पेट को भरते हैं। और ये अपनी पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम करके रह जाते हैं। ये इतने आलसी किस्म के होते हैं क्योंकि ये जो है पूरे 40 साल की उम्र में केवल 8 पेड़ों पर रहते हैं। इनकी एज होती है 40 वर्ष की और उसमें ये केवल 8 ही पेड़ों पर घूम करके रह जाते हैं। इतने आलसी होते हैं, जिस पेड़ पे रहेंगे उसी के पत्ते खाएँगे और जब उसके पत्ते खत्म हो जाते हैं तो ही ये उस वृक्ष से नीचे उतर करके किसी दूसरे वृक्ष पर जाते हैं। ये है स्लॉथ की विशेषता, इतना आलसी होता है ये जानवर। फिर बाघ क्या होता है, बाघ की विशेषताएँ देखते हैं। ये सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि फैक्ट ऐसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल घुमा करके नहीं, फैक्ट एज इट इज़ पूछ लेता है कि कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है, आलसी किस्म का जानवर होता है, शौच में एक सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर बाघ की विशेषता क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो है चील, गिद्ध और बाज कितना देख सकते हैं, 4 गुना। चील, गिद्ध और बाज हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं, लेकिन बाघ जो होता है यह अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। फिर बाघ की मूछें जो होती है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। ये जो बाघ की मूछें हैं ये हवा में कंपन जब होता है तो उसे भाप लेती हैं, कि वो ये जान जाती हैं कि ये कंपन जो हो रही है वो शिकारी के आने से हो रही है या हवा के चलने से पत्तियां हिल रही हैं उसकी वजह से। इतना तक का इनको अंदाज़ा लग जाता है, ये मूछें इनकी भाप लेती हैं कि वो किस किस्म की आवाज़ है या किस तरह की कंपन है। और ये जो मूछें होती है ये अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद करती है, उसके भागने में, कि शिकारी किस तरफ से आ रहा है, कंपन किस तरफ से हो रही है। इस तरह से ये जो मूछें होती हैं बाघों की ये उसकी मदद करती हैं। और बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जब कोई जो है संकट आता है उसके सामने तो वो अपनी आवाज़ बदल लेता है। और बाघ की जो गर्जना होती है उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 3 किलोमीटर दूर से भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इतनी तेज़ आवाज़ होती है बाघ की। कितनी दूरी से, 3 किलोमीटर दूर से भी बाघ की आवाज़ सुनी जा सकती है। फिर बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है, हमने आपको ऊपर बताया। और फिर बाघ के दोनों कान जो होते हैं वो बाहर की आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। उसके कान जो होते हैं वो अलग-अलग दिशा में घूम सकते हैं। हम लोग के कान तो स्थिर रहते हैं लेकिन उसके कान जो होते हैं वो घूम सकते हैं अलग-अलग दिशाओं में आवाज़ों को सुनने के लिए। फिर है एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या नेशनल पार्क है। तो कौन सा है नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट। अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर घना पक्षी विहार किस राज्य में है? यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। नेशनल पार्क और अभयारण्य और पक्षी विहार से भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जामों में 1 नंबर का, कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इस तरह से पूछ लेता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट और घना पक्षी विहार। फिर सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया किसे कहते हैं? सपेरे को। सपेरे
जो आते हैं, देखे आते हैं अक्सर गाँव में जो, या शहरों में भी आते हैं, साँप लिए रहते हैं और बीन बजाते हैं, साँपों को पकड़ते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? इन विशेष किस्म की जातियों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया एक डांस भी है जो राजस्थान का फ़ेवरेट डांस है, उसे कालबेलिया डांस भी कहते हैं। कालबेलिया डांस में लोग साँप जैसी मुद्राएँ करते हैं, साँप जैसी मुद्राएँ होती हैं कालबेलिया नाच में, इसकी विशेषता होती है। नाग गुम्फन ऐसी डिज़ाइन क जो होती है वो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए यूज़ की जाती है। किस राज्य में? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। तो पूछ लेगा कि नाग गुम्फन डिज़ाइन कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो कहाँ पे? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। नाग गुम्फन डिज़ाइन किस तरह से होती है? जैसे हम लोगों ने खेला होगा, वो लूडो में होता है सांप-सीढ़ी का खेल, उसमें जिस तरह से डिज़ाइन बनी होती है, उसी तरह से नाग गुम्फन की डिज़ाइन होती है, जो गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। हमने बताया कि कालबेलिया नाच में जो है साँप जैसी मुद्राएँ होती हैं। कालबेलिया राजस्थान का डांस है। फिर तुम्बा, खंजरी, बीन, ये सब क्या है? ये सब एक वाद्य यंत्र हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आप लोगों जानते होंगे, बीन, खंजरी को तो जानते होंगे, मान लीजिए तुम्बा नहीं जानते, तो खंजरी, बीन को तो सारे ही लोग जानते होंगे। ये सब सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये है तुम्बा, इसे तुम्बा बोलते हैं, सूखी लौकी से बनता है। फिर ये इसे कहते हैं कि खंजरी, ये खंजरी कहलाती है। ये खंजरी हो गई। और बीन इसे कहते हैं। बीन तो सारे ही लोगों ने देखा होगा, ये बीन होता है जो कालबेलिया जो सपेरे होते हैं वो लेकर के इसको घूमते यही बजाते हैं, इसे बीन बोलते हैं। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले साँपों में, हमारे देश में बहुत से प्रजातियाँ पाई जाती हैं साँपों की, लेकिन उनमें से केवल 4 ही प्रकार की जो होती हैं, साँप जो होते हैं वो ज़हरीले होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? उनके नाम हैं नाग, करैत, दोबैया और भपाई। इतनी सारी प्रजातियों में साँप की केवल 4 ही किस्म की होती हैं ज़हरीली। कौन-कौन से? नाग, करैत, दुबैया और भपाई। सांप जब किसी को काटता है तो उनके 2 खोखले ज़हर वाले दाँत जो होते हैं, सांप के सारे दाँतों में ज़हर नहीं भरा होता है, 2 दाँत होते हैं जो होते हैं और उसके अंदर एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें विष भरा होता है, और जब वो किसी को काटते हैं तो उस बॉक्स से जो विष होता है उस मानव या जानवर के अंदर जाने लगता है। तो वही है कि सांप के द्वारा कटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। किस नाम की दवा दी जाती है? सीरम नाम की दवा, जो सांप के ज़हर से ही बनाई जाती है। कहते हैं लोग कि ज़हर ही ज़हर को काटता है, तो उसी तरह से सांप के ज़हर को निष्क्रिय करने के लिए सीरम दिया जाता है, जो सांप के ज़हर से ही बनाया जाता है। यह हो गए सांप से रिलेटेड पॉइंट। फिर अगला क्या है? अगला है कि उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में। इसे नोट कर लीजिएगा, कहाँ पे? उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में। फिर आत्रेयपुरम ज़िला कहाँ पे है? आत्रेयपुरम आंध्र प्रदेश में है। सिटेट में पूछता है कि विभिन्न स्थानों को पूछ लेता है कि कौन-सा स्थान कहाँ पे है, कोझिकोड कहाँ पे है, आत्रेयपुरम कहाँ, कोझिकोड जिस तरह से केरल में कहेंगे, आत्रेयपुरम उसी तरह से कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। आम पापड़ ही नहीं, बहुत सारे वस्तुओं के नाम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग-अलग भाषा है, तो वहाँ के लोग उस भाषा को उस वस्तु को अपनी भाषा में बोलते हैं। अलग-अलग राज्यों में इस तरह से बोला जाता है। तो आम पापड़ को किस राज्य में कहाँ पे बोलते हैं? आम पापड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमावट बोलते हैं। और अमावट आम पापड़ जो होता है वो आम के रस से, पके हुए आम के रस से धूप में सुखा करके बनाया जाता है, उसको हिंदी में अमावट कहते हैं। बंगाली भाषा में उसे क्या कहते हैं? आम सोट्टू कहते हैं। फिर असम में उसे क्या कहते हैं? असमी भाषा में आमटा बोलते हैं। तेलुगु में क्या बोलते हैं उसे? मामडी तंद्रा कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं? अम्बावड़ी कहते हैं। मतलब एक ही वस्तु के इस तरह से भारत में ही अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम है, तो अलग-अलग देशों में तो और भी नाम होंगे। क्या बोलते हैं? अमावट, हिंदी में अमावट बोलते हैं, बंगाली में आम सोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामडी तंद्रा, मराठी में अम्बावड़ी, इस तरह से बोला जाता है। फिर अगला पॉइंट है हम लोग का स्वाद और पाचन के बारे में तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या-क्या है ये देखते हैं हम लोग। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना हो? 37 डिग्री। हमारे पेट का कितना होता है?
30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हमारे पेट में पाया जाने वाला रस कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिड होता है। इसीलिए तो हमारे जो पेट में भोजन जो है, भोजन का पाचन होता है अम्लीय, एसिड होता है। एसिड कहते हैं ना कि एसिड जला देता है, तो एसिड ही होता है जो हमारे भोजन का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर एसिड ना हो हमारे पेट में तो भोजन का पाचन हो ही नहीं पाएगा। और सबसे ये ऊपर तो बताया, सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन जो होता है वो उड़ीसा में होता है। फिर लेकिन उड़ीसा में इतने अधिक चावल होने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत से लोग गरीब हैं। फिर अगला पॉइंट है कि कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे उसमें पानी ना लगा हो, उसमें नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार क्या होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग आम को या किसी भी फल को पूरे साल तो संरक्षित नहीं रख सकते, इसलिए उससे विभिन्न प्रकार के डिशेस बनाते हैं। हम लोग आम का ही ले लीजिए, आम से हम लोग आम पापड़ बनाते हैं, आम को सुखा करके रख लेते हैं, फिर उसको हम लोग दाल वगैरह में डाल के खाते हैं। आम का अचार बना लेते हैं जो पूरे साल खराब नहीं होता है। इसीलिए इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। फिर अगला ये पॉइंट है कि पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को नेफेंथीज भी कहते हैं। ये है पिचर प्लांट का पौधा, इसे नेफेंथीज कहते हैं। ये इस तरह का प्लांट होता है। ये जो है इसकी ये इसके जो फूल हैं ये खुले हुए होते हैं, और ये जो पत्ती है ये ढक्कन की तरह होती है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। और जब कीड़े आते हैं तो ये जो होल बना हुआ होता है, इसमें जब वो चले जाते हैं तो ऊपर से ये जो ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है। इसीलिए इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं, क्योंकि जो ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो उसमें मर जाते हैं, कीट पतंगे जो आते हैं। इसलिए पिचर प्लांट को नेफेंथीज या शिकारी पौधा भी कहा जाता है, इस तरह का होता है। फिर वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो क्या है? वेलक्रो जो है सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये सैंडल जो है इस तरह से, सैंडल जो आते हैं चिपकाने वाले, ये इसको खोलने पे छर छर की आवाज़ होती है, यहाँ से खोलते हैं जब इसको, तो इसी को कहते हैं वेलक्रो। जो गम होता है, जो चिपकता है, जो खुरदुरा वाला हिस्सा होता है, उसी को वेलक्रो कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जॉर्ज द मिस्त्रल ने। किसने किया था? जॉर्ज द मिस्त्रल। 1948 में इन्होंने किया था। और इसका आविष्कार उनको आया कैसे? यह आविष्कार उनको यह विचार आया था उनको कांटों वाले बीज से। वो कहीं पर जा रहे होते हैं तो बहुत सारे बीज होते हैं जो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, और उसको उन्होंने जब उनके कपड़ों में चिपक गए होंगे, फिर उसको उन्होंने जब देखा सूक्ष्मदर्शी से तो उन्होंने देखा कि इसमें गम है, तो इसी से इन्होंने वेलक्रो को बनाया। तो इस तरह से इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज द मिस्त्रल ने की थी। फिर पौधे घूम नहीं सकते हैं, एक बार एक ही जगह पर रहते हैं। ये तो सभी को पता है कि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, वो मनुष्यों की तरह, जानवरों की तरह नहीं इधर से उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जो पौधों के बीज होते हैं वो लंबी यात्रा करते हैं। देखते हैं कि पौधे तो एक ही जगह पर खड़े होते हैं, लेकिन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर बहुत दूरी तक फैली होती हैं। और पौधों के बीज जो होते हैं वो कपड़ों में चिपक कर या पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। इस तरह से भी पौधों में निषेचन होता रहता है। एक तरह का बीज कहीं-कहीं बहुत दूर-दूर पहुँच जाता है। जैसे ये देखे होंगे हम लोग, कपड़ों में चिपक जाता है। ये अपामार्ग का पौधा है। ये उसके बाद ये भी कपड़ों में चिपकता है। इस तरह से जानवरों के शरीर में चिपक जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ पर जो है पौधा हो जाता है। फिर इसी तरह से सोयाबीन की फली भी पकने पर फूट जाती है, फूटती जब है तो दूर-दूर चिटकती है, तो इसके पौधे इस तरह से दूर-दूर, मतलब विभिन्न स्थानों पर निकल जाते हैं। और इन्हीं के बीज, सोयाबीन के बीज जो है इन्हीं फलियों से निकलते हैं। फिर हरी मिर्च, टमाटर और आलू, इसे तो हर कोई जानता होगा, हर घरों में इसका यूज़ होता है। लेकिन ये भारत की सब्जियाँ नहीं हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये आई हुई हैं दक्षिण अमेरिका से। कौन-कौन सी सब्जियाँ आई हैं दक्षिण अमेरिका से? हरी मिर्च, टमाटर और आलू। ये कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। ठीक है? फिर देखते हैं कि कौन-सी सब्जियाँ कहाँ से आई हुई हैं। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से, पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आए हुए हैं? यूरोप से आए हुए हैं। फिर
कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आए हैं। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हुए हैं। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हुए हैं। हमारे यहाँ किसका उत्पादन ज़्यादा होता है? हमारे यहाँ मसालों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन ये सारे जो हैं ये विदेशों से आए हुए हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है गड़ीसर झील कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में। गड़ीसर या गड़ीसर झील जो है ये राजस्थान के जैसलमेर में है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, राजस्थान में ही बहुत कम बारिश होती है, पूरा रेगिस्तान है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी-कभी तो पूरे साल ही राजस्थान में बारिश नहीं होती, राजस्थान के जैसलमेर में। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी बरसात के मौसम में या जब बारिश होती थी, तो लोग, वहाँ के लोग जो होते थे वो उत्सव मनाते थे, उसकी पूजा करते थे। पूजा किस तरह से करते हैं? जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है, उसी तरह से जैसलमेर में लोग झीलों के भरने पर पूजा करते थे। फिर देखते हैं कि कुएं और झीलों के सूखने का कारण क्या है? पानी का स्तर इतना कम क्यों होता जा रहा है? ये देखते हैं हम लोग। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। आजकल हर घर में मोटर है, और देखते हैं कि लोग खेतों की सिंचाई भी लोग मोटर से करते हैं। इस तरह से पानी का लेवल जो है ज़मीन के नीचे बहुत ही कम होता जा रहा है। पानी का दोहन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और ज़मीन के अंदर उतना पानी जा नहीं पाता है, जितना हम लोग पानी को जो है पानी निकाल रहे हैं। और झीलें भी कम हो गई हैं, तालाब भी अब कम हो गए हैं। पहले के ज़माने में झीलें, तालाब बहुत अधिक होते थे। जब बारिश होती थी तो उनमें पानी इकट्ठा होते थे, जिससे ज़मीन के अंदर भी पानी जाते थे, लेकिन अब ये सब बहुत कम हो गए हैं। और देखते हैं कि पेड़ के चारों तरफ पार्कों में भी जो मिट्टी होती है उसको सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का जो पानी होता है ज़मीन के नीचे पहुँच ही नहीं पाता है। लोगों के घर जो है, वृक्ष जहाँ लगते हैं लोग उसको भी प्लास्टर करवा देते हैं। स्कूलों में भी प्लास्टर रहता है, वृक्ष जहाँ पर होते हैं, या पूरा फील्ड जो होता है। इस तरह से जो मिट्टी रह ही नहीं जाएगी, तो सीमेंट के नीचे से तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा। मिट्टी रहेगी नहीं तो जो बारिश का पानी होगा वो ज़मीन के नीचे जा नहीं पाएगा, और हम लोग केवल पानी निकालते ही जा रहे हैं। पानी अंदर जाएगा नहीं तो लेवल कम होगा ही। ऐसी एक घटना 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। तब लोग जब परेशान होने लगे तो उन लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआँ या बावली था। आजकल लोग कुओं को भी बंद करा दे रहे हैं। फिर लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया, और जो कुआँ था उसमें लोगों ने कूड़ा भर दिया था। फिर जाकर के उस कूड़े को लोगों ने निकाला, तब उन लोगों को पानी मिला। ये घटना है 1986 की। कहाँ की घटना है? जोधपुर की घटना है। प्यासी जोधपुर को बावली से पानी, कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और फिर बावली को लोग भूल गए। हम लोगों का काम ही है कि जब हम लोगों के सामने समस्या आती है तो ही हम लोग उसका उपाय सोचते हैं, और फिर पहले से तैयारी करके नहीं रखते हैं। उसके बाद फिर जब समस्या खत्म होती है तो हम लोग उसे भूल जाते हैं। जिस तरह से कोरोना हुआ तो लोग वृक्ष के महत्व को बहुत समझे, ऑक्सीजन का महत्व लोगों को बहुत समझ आया, लेकिन फिर अभी लोग भूल गए हैं, कोई वृक्षारोपण नहीं करता है। इसी तरह से है कि जो है, जब समस्याएँ आती हैं सामने तो ही लोगों को सूझता है कि हमें इसका उपाय करना चाहिए। पहले से लोग उसके लिए सजग नहीं रहते, और समस्या के समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उसके लिए सजग नहीं रहेंगे, केवल उतने टाइम तक ही। फिर अलबरूनी कहाँ से आया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अलबरूनी कहाँ से आया था? अलबरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। उज़्बेकिस्तान से भारत आया हुआ था अलबरूनी। अलबरूनी ने भारत में आकर के देखा और सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं, बड़े-बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं। ये सब अलबरूनी भारत में आकर के सीखा, और उसने ये सारी बातें जो हैं अपनी बुक में लिखी थी, जो उसके जन्म के 1000 साल बाद मिली थी। 1973 में एक स्टाम्प पर लिखी हुई थी। ये सारी बातें अलबरूनी ने अपनी बुक में लिखा हुआ था। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। कहाँ का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है? मृत सागर का। मृत सागर में कहा जाता है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिलता है। इतना ज़्यादा नमक होता है मृत सागर में। लेकिन मृत, इसका नाम ही है मृत सागर, लेकिन अगर इसमें कोई डूबे तो वो डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं। और इसकी गहराई कितनी है? समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला सागर है।
और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। फिर है मृत सागर के पानी का घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण लोग इसमें डूबते नहीं, इसमें नमक की मात्रा इतना अधिक होने के कारण लोग इसमें डूबते नहीं हैं, उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। कहाँ पर है ये? टर्की में है मृत सागर। फिर है दांडी यात्रा से संबंधित देखते हैं। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कब की थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की ये यात्रा चली थी। 1930 की घटना है ये दांडी मार्च का आयोजन किया हुआ था। इन्होंने इसका, गांधी जी ने इसका आयोजन क्यों किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हमें नमक बनाने नहीं दे रहे थे, हमारे ही देश में आकर के, और हमें ही नमक नहीं बनाने दे रहे थे। उन्होंने एक कानून बना रखा था, उसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था। कब से कब तक था वो? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक था, दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे चली थी। कहाँ से थी दांडी यात्रा? अहमदाबाद से गुजरात। गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा किए थे, समुद्र के किनारे तक चली थी, अहमदाबाद से गुजरात तक की थी। फिर उसके बाद उन्होंने दांडी के किनारे उन्होंने नमक को बना करके नमक कानून को तोड़ा हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मलेरिया में बुखार जो होता है वो कैसे होता है? कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ तेज बुखार चढ़ता है मलेरिया में। और मलेरिया की दवा क्या होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। पहले के टाइम में लोग सिनकोना वृक्ष की छाल को उबाल करके उसका काढ़ा पीते थे, लेकिन अब जो है इसके पेड़ की छाल से दवाएं बनाई जाने लगी हैं, जो मलेरिया में बहुत ही कारगर होती हैं। फिर है लोहा या आयरन। हमारे शरीर में आयरन होता है, हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्तियों वाली सब्जियों से मिलता है। आयरन हमें किससे किससे मिलता है? गुड़ से मिलता है, आंवले से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, इन सब में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। कच्चा चना, अंकुरित चने में इससे मिलता है, इन सब से हमें आयरन मिलता है। और आयरन की कमी से खास करके स्त्रियों में एक रोग होता है एनीमिया जिसे कहते हैं। आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है, महिलाओं में ये ज़्यादातर रोग पाया जाता है एनीमिया आयरन की कमी से ही। इसलिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित चना, ये सब बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे आयरन की मात्रा अच्छी बनी रहती है। मक्खियों से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। मक्खियों से कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे हैजा हो गया, डायरिया हो गया, दस्त, उल्टी, ये सब घरेलू मक्खियों से बीमारियां होती हैं। फिर है एल्गी या शैवाल। क्या होता है? एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है। क्या है एल्गी या शैवाल? एक जलीय पौधा होता है जो बरसात के मौसम में होता है। एल्गी या शैवाल का उदाहरण क्या? मशरूम कह सकते हैं हम लोग। मशरूम तो सारे ही लोग परिचित होंगे मशरूम से, उस वो क्या है? एल्गी या शैवाल होता है। फिर किसने बताया सबसे पहले कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है? रोनाल्ड रॉस ने बताया हुआ था। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, और मलेरिया एक खास किस्म के मच्छरों से फैलता है। सारे ही मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया का किससे फैलता है? जो है मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट से, परजीवी से होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी जो होते हैं वो मादा एनीफ्लीज मच्छर होता है। मलेरिया नर मच्छर के काटने से नहीं होता है, मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छरों के काटने से होता है। और वो कौन सा मच्छर है? एनाफिलीज मच्छर होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसके पंख जो होते हैं गहरे और धब्बेदार होते हैं। जो मादा एनीफ्लीज मच्छर होती है, मलेरिया जिससे फैलता है, वो जो है उसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। मलेरिया किस मच्छर से होता है? एनाफिलीज मच्छर से होता है। फिर देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में एक बार आया होता है, एक टीन जमीन किसे कहते हैं? उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। एक टीन जमीन किसे कहा जाता है? एक टीन बीज जो होता है, जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही हम एक टीन जमीन कहते हैं। एक टीन जमीन किसे कहा जाता है? कि एक टीन बीज जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन कहते हैं। तीन टीन जमीन किसे कहेंगे? तीन बीज जितनी जमीन में बोएंगे उसे तीन टीन जमीन कहते हैं। ये हो गया क्लास 5th का संपूर्ण टोटल 22 लेसन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आपको बताया।
तो इस तरह से क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ तीनों ही क्लास का कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं और भी प्रैक्टिस कुछ करेंगे। तो ये 15 नंबर में ये बहुत ही तीनों वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने वो दो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। इस तरह से ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग कंसंट्रेट होकर के एक दो बार देख लीजिएगा। इससे श्योरिटी है कि क्वेश्चन एग्जामों में जरूर से पूछता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।